नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी में जो पेपर हमारा सेकंड पेपर होता है उसमें 70% क्वेश्चन आखिर कहाँ से आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस को पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में वही टॉपिक आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने इन लिमिटेड टॉपिक्स को कवर कर लिया जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपके जो सिलेक्शन का चांस है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो को में यही जानेंगे कि वो कौन से टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहे, आखिर तक अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि 70% पेपर कवर करने की स्ट्रेटजी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो आरपीएससी का जो पेपर का पैटर्न है उसको हमें समझना पड़ेगा कि भाई पैटर्न कैसा आता है। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर आता है उसमें हमें पता है 150 क्वेश्चन आते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास से आते हैं, काव्य शास्त्र से आते हैं, व्याकरण से आते हैं और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आती हैं। तो ये मोटे मोटे 4 सेगमेंट हो गए हैं। लेकिन पिछले कई सालों के पेपर एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि जो 70% क्वेश्चन है वो कुछ ही फिक्स टॉपिक है उनसे आते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे कि वो फिक्स टॉपिक कौन कौन से हैं जिनसे बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। सबसे बड़ा आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सबसे स्कोरिंग सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो यही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ से लगभग आपको 25 से लेके 30-35 मतलब एक रेंज है जहाँ 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 30 से 35 लगा लो या 25 से 35 की रेंज लगा लो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें भी 4 कालखंड है हमारे इतिहास के, हिंदी साहित्य के इतिहास के, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल है, उस आदिकाल के भी फिर कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। तो जैसे आदिकाल में हो गया, वीर गाथा काल से जरूर क्वेश्चन आता है। इसमें प्रमुख कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख कवि और रचनाएं कौन सी इंपॉर्टेंट है? चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो इम्पोर्टेंट है और आप परमाल रासो देख सकते हैं थोड़ा बहुत, वो इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद इसमें विद्यापति, अमीर खुसरो, ये इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। इनमें से क्वेश्चन एक जरूर बनता ही बनता है, इसकी प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग या तो ये आएगा कि भाई ये ग्रंथ किसने लिखा है, या फिर उसकी आजकल प्रवृत्तियों के बारे में पूछ लेते हैं, जो काल है उसकी प्रवृत्तियों के बारे में। या फिर आप ये देखिए कि काल के अलावा जो अपने पास चीज़ें बच जाती है कि जैसे रचना है तो रचना के बारे में डीपली आजकल पूछते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में एक तो प्रमाणिक अप्रमाणिक का ज़्यादा पूछते हैं कि किसने प्रमाणिक कहा, किसने अर्ध प्रमाणिक कहा और किसने अप्रमाणिक का है ना। तो इस तो प्रमाणिकता का प्रश्न हो गया। दूसरा ये पूछ लेते हैं कि शैली कौन सी है, पृथ्वीराज रासो की कौन सी शैली में लिखा गया है, या फिर हमारा बीसलदेव रासो है वो कौन सी शैली में लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें मिला के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। परमाल रासो है वो कैसी शैली में लिखा गया है, भाषा कौन सी है उसकी, है ना। तो इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो आप इन पे फोकस करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब अगली बात कर लेते हैं भक्ति काल की। भक्ति काल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भक्ति काल। भक्ति काल वाइड भी खूब है, बड़ा भी खूब है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति, है ना। तो निर्गुण भक्ति के अंदर आपको संतों को पढ़ना होता है और आपको सूफी को पढ़ना होता है। तो संत और सूफी में भी इम्पोर्टेंट तो कुछ है जो हमारे रचनाकार हैं। तो संतों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कबीर है, तो कबीर को तो पढ़ना ही अच्छे से पढ़ना है कबीर के बारे में, है ना। तो कबीर की साखी है और कबीर ग्रंथावली हमारे जो निर्धारित पाठ है उसमें भी लगाई हुई है। तो उस हिसाब से डबल इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो कबीर को अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद बात करें तो आप रैदास को देख सकते हैं, संतों में मीरा को देख सकते हैं।
और भी कोई संत जैसे छोटे छोटे संत है हमारे राजस्थान से रिलेट करें तो आप दादू को देख सकते हैं, धन्ना को अच्छे से देख सकते हैं। देखने का मतलब है कि इनके बारे में इनकी रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं का, इनके उपदेशों का संकलन जो इनके भक्त कवियों ने किया है, तो उन भक्तों का भी याद रखें। जैसे हरडेवाणी किसने लिखी है ना, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से देखना है। थोड़ा सुंदरदास के बारे में भी पूछा जाता था कि भाई अब भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संत हुए हैं। इसके अलावा सूफी में अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है तो जायसी, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी फिर मंजन और जो कुतुबन है उनकी रचनाओं के आप कालक्रम याद कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल देख सकते हैं कि भाई मधुमालती कब लिखी गई है ना, मृगावती कब लिखी गई, उसमें किसका डिटेल है, किसका वर्णन है, इसके बारे में आप आराम से हल्का फुल्का स्टोरी के टाइप में देखेंगे तो याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हमारे संत और सूफी हो गए, है ना। सूफी में एक चीज़ और मैं बता दूं कि कई बार कालक्रम के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो सूफी काव्य को उस हिसाब से आप ज़्यादा देखें तो अच्छा है कि कालक्रम के क्वेश्चन बैठ जाए। तो जैसे चित्रावली वगैरह है नूर मोहम्मद की, उस्मान की सॉरी, है ना, और नूर मोहम्मद की जो रचनाएं हैं इंद्रावती वगैरह, तो उनके थोड़े से लास्ट वाली जो पीछे की रचनाएं हैं उनके कालक्रम जरूर आप याद कर लेना। अब इनकी रचनाएं हो गई, इनकी भाषा हो गई और इनकी जो धारा थी वो हो गई, इनके बारे में अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं हमारे राम भक्ति काव्य की। तो राम भक्ति काव्य में सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है तुलसीदास जी है। कृष्ण भक्ति काव्य में सबसे ज़्यादा सूरदास है और अष्टछाप है। वेरी इंपॉर्टेंट अष्टछाप है ना, अष्टछाप से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको आपको अच्छे से कवर करना है कि अष्टछाप की स्थापना किसने करी, कब करी, और जो अष्टछाप में कवियों का है कि भाई कौन कौन से, जैसे कि 4 कवि रहे, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य रहे थे और 4 ही विठल दास के शिष्य रहे हैं। तो आपको उनको देखना है कि भाई कौन कौन किसके रहे हैं ना, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है और डिटेल में थोड़ा सा क्लासीफाई करके एक तरीके से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूरदास हो गए कृष्ण भक्ति काव्य में, और मीराबाई हो गई जो निरपेक्ष में मीराबाई को और रसखान को आप देख सकते हैं। वहाँ थोड़े बहुत रहीम के हल्का फुल्का देखना चाहें तो देख ले, बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी अगर अपन नोटिस करें ना आरपीएससी का पैटर्न, तो रहीम और रसखान पे कम फोकस है, मीराबाई पे ज़्यादा फोकस है। लेकिन हालांकि इस बार कोई क्लासीफाई किया नहीं है, हर बार क्या है कि वो कवि या फिर रचनाकार दे देते हैं कि इनसे हम पूछेंगे। तो अब की बार हो सकता है कि थोड़ा कुछ अलग पूछने को मिल जाए, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। अब आगे हम बात करें तो अगला हमारा काल आता है रीतिकाल। और रीतिकाल में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एक तो केशवदास, तो केशवदास क्योंकि भाई रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, इस हिसाब से केशवदास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। उसके बाद है बिहारी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पद्माकर इंपॉर्टेंट है ना, और आप हल्का फुल्का चिंतामणि मतीराम को देख सकते हैं। फिर जो भी रीतिकाल में जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं, आलम, घनानंद और द्विजदेव की तो नॉर्मल रचना याद कर लेना, है ना, बोधा और ठाकुर। तो आलम, घनानंद और बोधा, इनको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, और ठाकुर की भी आप रचनाएं देख सकते हैं। तो आप इसमें मेरे हिसाब से रीति मुक्त, रीति बद्ध और रीति सिद्ध के हिसाब से आप पढ़िए। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जो ये 3 खंड किए गए हैं रीति काल के, ये किसने करे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किए हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बहुत सारे कोटेशन अभी आ रहे हैं। तो आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हिंदी का पेपर हुआ है, उन पेपर को आप एनालिसिस कीजिए, क्योंकि वहाँ से कोटेशन जो भी आपके एग्जाम में बनेगा सेकंड ग्रेड में, तो वो मुझे लगता है रिपीट कोटेशन होगा। 99% मैं कह सकती हूँ रिपीट कोटेशन होगा आपके। PYQ जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेंगे। आपके 70% क्वेश्चन, अगर मैं अंत में एक बात कहूँ तो कहाँ से आएंगे, आपके 70-80% क्वेश्चन PYQ से आएंगे। हिंदी में ये टेंडेंसी देखी गई है कि PYQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नए क्वेश्चन 30% क्वेश्चन ही नए बनते हैं, और बाकी 70% क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पुराने पेपर से ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस PYQ पे करना है। जो 16 PYQ आपको मिल जाए, बहुत सारी बुक
ग्रुप्स आती हैं या फिर टेलीग्राम चैनल्स हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बुक्स की अगर बात करें तो मैया सर की बुक आती है जो हिंदी प्रश्न संचिका के नाम से आती है। बुक्स अगर आपको लेनी है, खाली सेकंड ग्रेड के PYQ नहीं करने, आपको फर्स्ट ग्रेड के भी करने हैं, सेकंड ग्रेड के भी करने हैं और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के भी करने हैं। अगर अदर PCSE के आपके मान लो कि अदर लोक सेवा आयोग के आपको मिल सकते हैं PYQ, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो बेनिफिशियरी ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं, चौथा काल है हमारा आधुनिक काल। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा काल है, इतना बड़ा है कि मतलब इसको समेटना ही महाभारत लगता है। तो RPSC का फेवरेट भी टॉपिक है क्योंकि बड़ा है, वाइड है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेती है। लेकिन इसमें भी जब काल के हिसाब से, युग के हिसाब से डिवाइड कर रखा है कि भाई भारतेंदु युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का द्विवेदी युग है, और ऐसे ही छायावाद है, प्रगतिवाद है, ऐसे करके तो हम उनमें इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। जैसे भारतेंदु में तो भारतेंदु हो गए सबसे इम्पोर्टेंट, और फिर जो हमारे प्रेमगन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनको पढ़ना है। द्विवेदी युग के अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है, और भी आप एक दो रामधारी सिंह दिनकर वगैरह जो स्वच्छंद धारा के हैं उनको पढ़ सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ सकते हैं, छायावाद में जयशंकर प्रसाद को पढ़ सकते हैं, और चारों जो भी स्तंभ है छायावाद के, चारों को ही पढ़ना है, पंत को, निराला को और महादेवी को। और बाकी आगे हम प्रगतिवाद की और प्रयोगवाद की बात करें तो प्रगतिवाद में रामविलास शर्मा आलोचक के रूप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप मोटा मोटा इनका देख सकते हैं। देखिए आगे जाके जितने भी रचनाकार हुए हैं ना, तो कुछ निबंध के रूप में ज़्यादा प्रचलित हुए हैं उनकी रचनाएं, किसी की कहानी कथा साहित्य के रूप में, कहानी और उपन्यास के रूप में उनकी जो रचनाएं हैं वो ज़्यादा प्रचलित है। तो आपको क्या करना है, आपको यही छांटना है कि कौन से, जैसे रामविलास शर्मा है तो उनकी आलोचनाएं सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जायसी है तो ना, शाही है, विजय देव नारायण शाही है, उनकी भी आलोचनाएं ज़्यादा पूछी जाती है। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी है तो उनकी स्वतंत्रता संग्राम से काव्य ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ें छांटनी होगी कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट हैं, और अपने जो क्लास 11-12 में बुक चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, उसके अंदर आपको मेन रचनाकार मिल जाएंगे। उन रचनाकारों को अच्छे से याद कर लीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा छांटने में भी सहायता मिलेगी। एक साहित्यिक आंदोलन जो हुए हैं, ये जो भी हमारे प्रयोगवाद प्रगतिवाद हुए हैं, इनके बारे में, इनकी प्रवृत्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। 60होत्तरी कविता, समकालीन, कहानी, है ना, सक्रिय कहानी, ऐसे कुछ आगे जाके ये बहुत सारी धाराएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप होने के चांस होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है उनको, थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए कि ये सब क्या है, ठीक है। ऐसे और इनकी प्रमुख कृतियाँ पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे काव्य शास्त्र की। बहुत स्कोरिंग टॉपिक, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। छोटा टॉपिक, ज़्यादा मेहनत का भी नहीं है, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत अच्छे नंबर्स दिला सकता है। नहीं छोड़ने वाला है, नहीं कि छोड़ दें, नहीं छोड़ने से काम नहीं चलेगा, और बहुत बढ़िया टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, पढ़ सकते हैं आप। अब इसमें क्या है, 15-20 क्वेश्चन किस में बढ़ेंगे, रस, अलंकार, छंद और शब्द शक्ति, काव्य गुण, दोष, इनको है। तो इनको एक एक पन्ने में आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, थोड़ा डेली लगभग देखेंगे तो एकदम बढ़िया से रट जाएंगे। अब रस, छंद, अलंकार, छंद और अलंकार कौन से पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में स्पेसिफाई कर रखे हैं ना, कि दे रखे हैं कि भाई ये विभावना अलंकार है तो विभावना ही पढ़ना है ना, जो भी अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा जो भी दे रखा है उसी को पढ़ना है। ज़्यादा सारे अलंकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे अलंकार है। ऐसे ही छंद जो हमारे दे रखे हैं वही पढ़ने हैं, दोष जो हमारे काव्य दोष दे रखे हैं वही पढ़ने हैं, काव्य गुण 3 ही है, उनको पढ़ना है। अब रस में भी हमें श्रृंगार, वीर रस और करुण रस, इनके बारे में पता होना चाहिए। और रस में जो इनके भेद होते हैं, है ना, नायक नायिकाओं के भेद होते हैं, उनको भी एक बार देख लेना, कई बार अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछ लेता है। PYQ इसमें आपकी बहुत हेल्प कर देगा। और RPSC जैसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेती है कि भाई नॉर्मल पंक्ति में तो अलंकार पूछती है, लेकिन कभी कभी अलंकार जो हमारे लगा रखे हैं उनके अलावा जो निर्धारित पाठ दे रखे हैं, जैसे मान लो बिहारी रत्नाकर दे रखा है, तो बिहारी रत्नाकर के अंदर जो पद्य हमारे 25 दोहे लगा रखे हैं, वो 25 दोहे में जो भी अलंकार आए हैं वो अलंकार भी पूछे जा सकते हैं। अब कई बार क्या हो जाता है विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन कि भाई ये तो हमारे लगा ही नहीं रखा था। जैसे मान लो व्यतिरेक अलंकार है, तो व्यतिरेक अलंकार तो लगा ही नहीं रखा हमारे सिलेबस में, लेकिन जो हमने निर्धारित पाठ किए हैं, बिहारी रत्नाकर पढ़ा है, उसके अंदर तो आ रहा है ना। तो ऐसे अलंकार जो आपके निर्धारित पाठों में आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी रख लेनी है, क्योंकि वहां से कोटेशन देके, लाइन देके पूछ सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, तो बताइए। अब सेकेंड ग्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब रोल है हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण के खूब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और व्याकरण
इजी भी है, कर भी सकते हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं उसको। लेकिन खेल क्या है, प्रैक्टिस का। व्याकरण में सबसे ज़्यादा गलत होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है वो ज़्यादा। जैसे वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि में कन्फ्यूजन हो गया, या फिर पर्यायवाची में फंसा दिया, विलोम शब्द में ऐसा फंस गए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ करनी है, हिंदी व्याकरण में करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो प्रैक्टिस जैसे संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब ऐसे टॉपिक आपके जोड़ रखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह। तो आप इनको देख सकते हैं। स्कोरिंग है, सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीप नहीं आ रहे हैं। बार बार पढ़ेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सारे के सारे क्वेश्चन ठीक होने के चांस होंगे। कम से कम 20, 25 या 30 के लगभग आपके व्याकरण के क्वेश्चन आते होंगे। तो मुझे लगता है आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है कि प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बार बार कुछ फिक्स है, आरपीएससी फिक्स ही रचनाकार का पूछती है। तो इम्पोर्टेंट, आप जैसे रामचरितमानस तुलसीदास का है तो भाई इसी के बारे में पूछेगी, या फिर प्रेमचंद का गोदान के बारे में पूछेगी, या फिर कामायनी है तो प्रसाद किसके बारे में पूछेगी। तो ऐसे करके आप लेखक और उनकी जो किताब है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट बनाने से आपको क्या फायदा मिलेगा, और ये लिस्ट किस आधार पे बनाएंगे आप, पीवाईक्यू के आधार पे बना लीजिए। मतलब किताबें और ज़्यादातर रचनाकार कैसे याद करने हैं, पीवाईक्यू के आधार पे ही करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू में ही रिपीट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा बार बार किसको रिपीट कर रहे हैं। थोड़े राजस्थान से रिलेटेड जो कवि हैं उनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो अब आपको 70% पेपर कवर करना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं बता दूं कि भाई आपको 70% पेपर कवर करके आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप देखिए कि भाई वो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसको कैसे फॉलो करें। तो सबसे पहला काम आपको करना है, 10 साल का जो पेपर है एनालिसिस करना है, और फर्स्ट ग्रेड के, सेकेंड ग्रेड के और असिस्टेंट प्रोफेसर के तीनों के 10 का ना ही तो 5 का तो जरूर करना है। अभी रिसेंटली जो भी पेपर हुए हैं बहुत अच्छे पेपर हुए हैं, तो उनको आप जरूर ट्राई करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी सेकंड, मतलब उसका फर्स्ट पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर में निर्धारित पाठ ज़्यादा होते हैं, तो निर्धारित पाठों में जो आपके पाठ कॉमन है, जैसे कबीर ग्रंथावली असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है, तो कबीर ग्रंथावली संबंधित जो पेपर में क्वेश्चन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर में, तो उसको तो जरूर पढ़ना है आपको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे के सीधे उठा के दे देते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन उठा के दे देते हैं, और आप ये सोचोगे पता नहीं कहाँ से आ गया, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर बहुत अच्छा बनता है। और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रही हूँ, मैंने देखा है, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या करना है, हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाना है। हर टॉपिक का मतलब जो स्कोरिंग टॉपिक है उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिनको याद रखने में आपको समस्याएं आ रही हैं। तीसरी चीज़, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू एमसीक्यू आप ले सकते हैं, वाईसीटी की किताब आती है, एनटीए की पीवाईक्यू की आती है, या फिर सहारे जितने भी पेपर हुए हैं उनकी एक बुक आती है, तो उसको आपको रिपीट कर सकते हैं। हर वीक एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और आप ऐसा करते हैं तो आपका जो 70% जो सिलेबस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड हिंदी से रिलेटेड और कोई वीडियो बनाऊं, या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में भी हम और सीरीज को आगे बढ़ाएं, तो ज़रूर बताइए। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड या सीनियर टीचर, हम जरूर बनेंगे इस वैकेंसी में। तो सभी कमेंट में लिखेंगे, और इस चैनल पे आपको आरपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसकी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मिलेगी, ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया पढ़ने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।